नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने एक एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली अपील की अनुमति देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय कानूनी रूप से ये देखने के लिए बाध्य था कि आरोप कोई अपराध है या नहीं। एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए, शिकायतकर्ता, दूसरा प्रतिवादी और अपीलकर्ता की एक नाबालिग बेटी थी। अपीलकर्ता ने पहले ही शिकायतकर्ता के साथ अपने विवाह को समाप्त करने के लिए एक याचिका दायर की थी और 1890 के संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत एक आवेदन 16.05.2016 में भी दायर किया था। अपीलकर्ता ने उन्हें अपनी नाबालिग बेटी का संरक्षक घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया था। 4 सितंबर 2016 को अपीलकर्ता, उसके माता पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा, 384 जबरन वसूली के लिए सजा और 406 आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। प्रासंगिक रूप से लिखित शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 12 जून 2016 को अपीलकर्ता, उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने बेटी को गायब कर दिया था और जब बेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसे फ्लैट से बाहर निकाल दिया, उसके आभूषण और नकदी छीन ली। इससे व्यथित होकर आरोपी व्यक्तियों ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध के संबंध में शीर्ष अदालत ने पाया कि बयान के अलावा जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे पीटा गया था, कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी। जैसा कि आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध के कथित कमीशन से संबंधित है। दूसरे प्रतिवादी, शिकायतकर्ता के गंजे बयान के अलावा जब मैंने उन लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे पीटा और कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है। संक्षेप में, चोट के कथित कारण का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। इस टिप्पणी को जोड़ते हुए अदालत ने यह भी कहा कि इस बात की भनक तक नहीं है कि घटना के बाद शिकायतकर्ता ने कोई इलाज कराया था। इसके आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध का गठन करने के लिए बुनियादी तत्व आरोप पत्र में मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया कि क्या अन्य अपराधों की सामग्री संतुष्ट हो रही थी। आईपीसी की धारा 384 के संबंध में न्यायालय ने कहा कि 2 तत्व हैं जिन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है। ए. जानबूझकर किसी व्यक्ति को खुद को या किसी अन्य को चोट पहुंचाने के डर में डालना। बी. बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा देने के लिए प्रेरित करना। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र में ऐसे आरोपों का अभाव है, इसलिए प्रथम दृष्टया धारा 384 के तहत मामला नहीं बनता है। इसी तरह न्यायालय ने आईपीसी की धारा 406 को लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री को दोहराया। यह माना गया कि संपत्ति सौंपने और ऐसी किसी भी संपत्ति के बेईमानी से उपयोग या निपटान के मूल घटक के अभाव में यह प्रावधान गठित नहीं किया गया था। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि इन टिप्पणियों के अलावा शीर्ष अदालत ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता द्वारा संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत एक पूर्वोक्त आवेदन दाखिल करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। अलग होने से पहले न्यायालय ने यह भी देखा कि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल न करके गलती की है। चूंकि उच्च न्यायालय ने इस पर विचार करने का प्रयास नहीं किया कि क्या प्रस्तुत आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 323, 384 और 406 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, जबरन वसूली और आपराधिक विश्वासघात का मामला दिखाया गया है, इसलिए हमें लगता है कि इस तरह का विचार करना अपरिहार्य है। जैसा कि तथ्यों और परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा गया था, उच्च न्यायालय कानूनी रूप से ये देखने के लिए बाध्य था कि आरोप कोई अपराध है या नहीं।
उपरोक्त प्राप्त परिस्थितियों में हमारा विचार है कि उपरोक्त आरोप पत्र के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में उपरोक्त सभी अपराधों की सामग्री वांछित है। हमें यह मानने में कोई झी कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी में शुक्रवार को विद्यालय के 275 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल देवेंद्र सांखला ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि तेजेंद्र सिंह राठौड़ रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदीश गवारिया तथा संपत मौजूद रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कर शिक्षा के प्रति जागृति लाने के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि तेजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिक्षा को लेकर अति संवेदनशील है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण उनकी संवेदनशीलता का परिचय है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो मन लगाकर पढ़ाई करें और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें। पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए ब्यावर जिले की मसूदा ग्राम पंचायत ने आज शुक्रवार को पौधारोपण अभियान की शुरुआती दौर में आज शुक्रवार को मसूदा ग्राम विकास अधिकारी हेमराज दरोगा, सरपंच प्रतिनिधि गोविंद प्रकाश धूत, वार्ड पंच जसराज पवार, महेंद्र सिंह रावत आदि ने मसूदा के ऐतिहासिक एवं अत्यंत प्राचीन धार्मिक स्थल डांगेश्वर महादेव मंदिर परिसर के साथ ही राजकीय महाविद्यालय परिषद एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट परिसर में नीम, पीपल, बिलपत्र, गुलमोर, बरगद आदि सभी प्रकार के 750 पौधे लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वार्ड पंच जसराज पवार के अनुसार मसूदा ग्राम पंचायत का पौधारोपण अभियान के अंतर्गत में नीम, पीपल, बिलपत्र, गुलमोर, बड़ आदि सभी प्रकार के 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। कस्बे के तेजाजी चौक के समाज सेवी श्री दिलीप सिंह जी राठौड़ ने जन्मदिन के अवसर पर गौ माता के लिए 51 किलो दलिया से लापसी बनाकर गौ माता को खिलाकर आशीर्वाद लिया। शुभचिंतकों ने भी मोबाइल व सोशल मीडिया पर बधाई के संदेश देकर मंगल कामनाएं की। इस मौके पर गोभक्त बाड़ी माताजी धाम सुरभि गौशाला धर्मी चंद जी व्यास, समाजसेवी शेर सिंह जी नरूका, आशीष शर्मा, मुकेश मेवाड़ा, कोषाध्यक्ष सावरलाल यादव, अशोक यादव, अमरचंद कायत, टीकम चंद यादव, पुजारी दुर्गा लाल जी धोबी, राजेश धोबी, आशुतोष शर्मा, लक्ष्मण कीर आदि मौजूद थे। सभी ने इस पुण्य कार्य की प्रशंसा कर मंगल कामनाएं की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा पौधारोपण किया गया एवं राज्य सरकार की निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रतिनिधि श्री राधे श्याम जी व्यास एवं श्री ओम प्रकाश जी पांड्या एवं गांव के गणमान्य समाजसेवी जनप्रतिनिधि श्री लक्ष्मी नारायण जी चौधरी, श्री मुकेश कुमार जी शर्मा, श्री रामेश्वर जी माली, श्री धर्मीचंद जी गुर्जर आदि कई सदस्य उपस्थिति रहे। प्रधानाचार्य सुश्री प्रमिला रासलोत ने राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए महत्व पर बताए। कार्यक्रम के दौरान श्री विजय सिंह रासलोत, श्री टीकम चंद कलवार, श्री कैलाश चंद टेलर, गौरव शर्मा, ओम प्रकाश दिया, मुकेश शर्मा, श्रीमती सीमा बैरवा, ममता देवंदा, पुष्पा शर्मा आदि कार्मिक भी उपस्थित रहे। भिनाय स्थित जयशंकर बाबा की मंडी में प्रत्येक अमावस्या के उपलक्ष्य में बाल भोज का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसके तहत आज शुक्रवार को अमावस्या के दिन भी बाल भोज का कार्यक्रम रखा, जिसमें ओम व्रत सिंह जी, संजय जी लोड़ा, प्रकाश जी वैष्णव, महेश वैष्णव, पिंटू तेली, राजेंद्र खींची, राम रतन जानगिर, ओम प्रकाश तेली, भागचंद कुमार, कन्हैयालाल जानगिर, नोरत तेली, महावीर जी कुम्हार, मिट्टू जी कुम्हार व समस्त रेनगेट जयशंकर सेवा समिति के सभी भक्त द्वारा सेवा दी गई है।
अजमेर से जयपुर के बीच चल रहे पुलिया की निर्माण कार्य की वजह से लग रहे जाम की चलते आमजन को पिछले काफी समय से अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बावजूद भी ना तो राष्ट्रीय राजमार्ग एजेंसी द्वारा कोई समाधान किया जा रहा है, ना ही निर्माण कंपनी द्वारा इसका समाधान किया जा रहा है। बारिश की मौसम की चलते अब ये स्थिति और ज्यादा गंभीर होती दिखाई दे रही है। गुरुवार को पूरे दिन और आज शुक्रवार को भी अजमेर से जयपुर पहुंचने वाले वाहनों को 10 से 20 किलोमीटर लंबे जाम को रेंगते रेंगते पार करने में लगभग 3 से 5 घंटे लगे और 135 किलोमीटर की सफर को पार करने में करीब 6 से 7 घंटे लगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इतनी गंभीर समस्या होने की बावजूद अभी तक इसका समाधान करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कई छोटे वाहन चालक अपने वाहनों को रोड साइड से ले जाकर गांवों की सड़कों से होते हुए जयपुर पहुंच रहे हैं, तो कई वाहन चालक बारिश की मौसम में गांवों की सड़कों में फंसने की बाद सहायता के लिए परेशान होते भी देखे जा रहे हैं। दूदू के निकट पड़ासोली में निर्माणाधीन आरओबी के नीचे सर्विस लेन में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बरसात का मौसम होने से इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह जाम हो जाता है। नेशनल हाईवे के नियंत्रण के अधीन इस रोड पर भारी राशि टोल के रूप में वसूली जाने के बावजूद न तो टोल प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, न ही नेशनल हाईवे के अधिकारी कुछ कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी और ट्रैफिक कर्मी भी मूकदर्शक बनकर खड़े रहने के अलावा कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। आज के हालातों को देखते हुए इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सहित केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर उचित कार्यवाही करने की मांग के साथ समस्या का समाधान करने का निवेदन किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की निर्माणाधीन पार्किंग के कारण सभी अधिवक्ताओं को अपने वाहन पार्किंग के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, महासचिव सुशील पुजारी, संयुक्त सचिव चित्रांश शर्मा ने लगभग 1 घंटे तक हाईकोर्ट परिसर के बाहर खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था और अधिवक्ता साथियों के वाहनों को पार्किंग में खड़े करवाने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष शर्मा ने अधिवक्ता साथियों को अपील जारी करते हुए निवेदन किया कि हमारी बार एसोसिएशन की ओर से पार्किंग व्यवस्था के लिए 6 कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं और उनको अच्छा खासा वेतन भी दिया जा रहा है, परंतु ये कर्मचारी अपने कुछ चहेते अधिवक्ताओं के बस्ते रखने व उनकी कारों को समुचित जगह पर पार्क करने में लगे रहते हैं और आम अधिवक्ताओं के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था को अनदेखा कर देते हैं। उक्त स्थिति में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा पार्किंग के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, तो पार्किंग के कर्मचारियों के चहेते अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उन अधिवक्ताओं ने पार्किंग के कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर कल दिनांक 4 जुलाई 2024 को गलत जगह वाहन पार्क करवा दिए और उक्त वाहनों की चाबियां भी कर्मचारियों को लेने से मना कर दिया, जिसके कारण आम अधिवक्ताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पुलिस के कर्मचारियों की मदद से पार्किंग व्यवस्था को सुचारू किया गया। उक्त परिस्थितियों में आप सभी सम्माननीय अधिवक्ताओं से विनम्र अपील करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के गेट नंबर 3 व 4 के सामने गोल्फ क्लब के फुटपाथ के पास अपने वाहन पार्क नहीं करें, क्योंकि उक्त स्थान पर वाहन पार्क करने के कारण मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो जाती है और हम सभी को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बार एसोसिएशन की ओर से पार्किंग में नियुक्त कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत हो या किसी अधिवक्ता की वाहन पार्किंग में मदद नहीं करते हो तो उन कर्मचारियों की शिकायत बार एसोसिएशन के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। बोल